पॉटिस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं किरण। तो आज हम बात करने वाले हैं उस गाड़ी की जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में आते ही काफी हलचल मचा दी है। मारुति सुजुकी की बिल्कुल नई एसयूवी विक्टोरिस। बिल्कुल, मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट तो पहले ही इतना भरा हुआ है। क्रेटा है, सेल्टोस है, हाई राइडर है। हाँ, बहुत कंपटीशन है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विक्टोरियस सिर्फ भीड़ बढ़ाने आई है या इसमें वाकई वो दम है जो इसे इन लीडर्स के सामने खड़ा कर सके। और सबसे बड़ा सवाल जिसकी चर्चा खूब हो रही है, क्या ये बस ग्रैंड विटारा का एक कह सकते हैं नया चोला है जिसे अरीना डीलरशिप से बेचा जा रहा है, या इसकी अपनी कोई खास पहचान भी है। सही बात है। चलिए आज इसी विक्टोरियस की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये विक्टोरियस है क्या आखिर? देखिए, विक्टोरियस जो है ये मारुति सुजुकी की नई मिड साइज एसयूवी है। 3 सितंबर 2025 को लॉन्च हुई और ख़ास बात यह है कि इसे कंपनी अपने अरीना डीलरशिप से बेच रही है, नेक्सा से नहीं। अच्छा, अरीना से। हाँ, और अरीना लाइनअप में ये ब्रेजा से ऊपर प्लेस की जाएगी, मतलब वहाँ की फ्लैगशिप गाड़ी होगी। ओके। ये ग्रैंड विटारा के बाद मारुति की दूसरी मिड साइज एसयूवी है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसे सिर्फ भारत के लिए नहीं बनाया गया है। अच्छा, मतलब एक्सपोर्ट भी होगी? हाँ, और प्लान काफ़ी बड़ा है। कंपनी का इरादा है इसे 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने का। अरे 100 से ज्यादा देश? जी हाँ, ये दिखाता है कि मारुति इसे एक ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पे देख रही है। शायद क्वालिटी, फीचर्स, सेफ्टी सब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखने की कोशिश की गई है। वैसे नाम को लेकर भी पहले काफ़ी कन्फ्यूजन था। एस्कूडो नाम की भी अफवाहें थी, वो पेटेंट भी कराया था मारुति ने। हाँ, मैंने भी सुना था। लेकिन फाइनल नाम विक्टोरिस ही रखा गया। 100 देशों में एक्सपोर्ट, ये तो वाकई में मतलब एम्बिशियस प्लान लगता है। और भारत में यहाँ किन गाड़ियों से सीधा मुकाबला होगा इसका? मुकाबला तो तगड़ा है। सामने होंगी हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा हाई राइडर, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर। और मजे की बात ये है कि कहीं ना कहीं ये मारुति की अपनी ग्रैंड विटारा को भी टक्कर देगी। हाँ, वो तो है। सेगमेंट एक ही है, बस शोरूम अलग। बिल्कुल, तो कंपटीशन बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं। मुकाबला तो काटेगा है। चलिए अब देखते हैं कि ये दिखने में कैसी है। डिजाइन की बात करें, क्या नयापन है विक्टोरियस में? डिजाइन इसका काफी फ्रेश और मॉडर्न लगता है। मतलब देखकर लगता है कि नई गाड़ी है। कहा जा रहा है कि इसकी स्टाइलिंग थोड़ी थोड़ी मारुति की आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा से मिलती जुलती है। अच्छा। सामने देखें तो बड़े एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, और आजकल जैसा चल रहा है डीआरएल्स ऊपर पतली स्ट्रिप में है जो ग्रिल तक फैली हुई है। क्रोम ग्रिल है पतली सी। नीचे बम्पर में वो एसयूवी वाला लुक देने के लिए मोटी काली क्लैडिंग है और सिल्वर स्किड प्लेट भी है, तो फ्रंट से काफी बोल्ड लगती है। और साइड प्रोफाइल क्या ग्रैंड विटारा जैसी ही दिखती है? साइड से थोड़ी अलग है। प्रोफाइल काफी साफ सुथरा है, बहुत ज्यादा लाइंस वगैरह नहीं खींची हैं। व्हील आर्च चौकोर है, उन पर भी मोटी क्लैडिंग है। व्हील्स इसमें 17 इंच के ड्यूल टोन अलॉय दिए हैं। हालांकि कुछ शुरुआती खबरों में 18 इंच की भी बात थी, पर अभी 17 इंच कंफर्म्ड है। पिलर्स काले हैं तो वो फ्लोटिंग रूफ वाला लुक आता है, और ऊपर सिल्वर रूफ रेल्स भी हैं। साइज वाइज ग्रैंड विटारा जितनी ही होगी लगभग? हाँ, साइज लगभग उतना ही होगा। मिड साइज एसयूवी है आखिर। और पीछे का क्या हाल है? आजकल एक कनेक्टेड टेल लाइट्स का फैशन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, और विक्टोरियस में भी वो दिया है। पीछे कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट बार है, लेकिन ये पूरी एक लाइट नहीं है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बटी हुई है, सेगमेंटेड है। ओके, सेगमेंटेड। हाँ, और बूट पर बड़े बड़े अक्षरों में विक्टोरियस लिखा हुआ है। ये भी आजकल काफी गाड़ियां कर रही हैं। ये ट्रेंड में है। रंग कौन कौन से मिल रहे हैं? कुछ नए शेड्स हैं? रंगों के ऑप्शन काफी हैं। कुल 10 विकल्प है। 7 सिंगल टोन है, सफेद, सिल्वर, नीला, लाल, काला, ग्रे और एक नया मिस्टिक ग्रीन। मिस्टिक ग्रीन, अच्छा। और अगर किसी को डुअल टोन चाहिए तो उसके भी 3 ऑप्शंस है, नीले, लाल और सिल्वर के साथ काली छत। तो चॉइस तो है। ठीक है, तो बाहर से तो मामला काफी नया और इम्प्रेसिव लग रहा है। अब जरा गाड़ी के अंदर चलते हैं। केबिन कैसा है? कहीं ग्रैंड विटारा वाला ही तो नहीं चिपका दिया? नहीं, यहीं पर एक बड़ा फर्क है। इंटीरियर ग्रैंड विटारा से काफी अलग है। ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा टेक फोकस्ड लगता है। डैशबोर्ड का लेआउट एकदम नया है। अच्छा। हाँ, बीच में एक बड़ा सा 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। मारुति इसे स्मार्ट प्ले प्रो एक्स कह रही है। और ड्राइवर के सामने वही सुई वाले मीटर? 10.25 इंच की पूरी डिजिटल स्क्रीन है।
कंपनी इसे कमांड सेंटर कह रही है। कमांड सेंटर, वाह। हाँ, इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन दिखती होगी। स्टीयरिंग व्हील भी नया है, 3 स्पोक वाला, फ्लैट बॉटम जैसा लगता है, उस पर सारे कंट्रोल्स हैं। तो ओवरऑल केबिन ग्रैंड विटारा से ज्यादा प्रीमियम और टेक्स से भी लगता है। 5 सीटर है ये। अब आते हैं उस चीज पर जो आजकल खरीदारों के लिए बहुत जरूरी हो गई है, फीचर्स। लिस्ट लंबी है क्या? सुना है बहुत कुछ भरा इसमें। हाँ, फीचर्स के मामले में लगता है मारुति ने होमवर्क अच्छा किया है। लिस्ट वाकई लंबी है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो तो है ही, वो तो आजकल स्टैंडर्ड जैसा हो गया है। वो तो चाहिए ही। साउंड सिस्टम पर ध्यान दिया है। 8 स्पीकर वाला इन्फिनिटी का प्रीमियम साउंड सिस्टम है और खास बात ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है। अरे वाह, डॉल्बी एटमॉस गाड़ी में, ये तो सुनने में मजेदार होगा। और आराम के लिए खासकर गर्मियों में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं। बढ़िया। मूड बनाने के लिए एम्बियंट लाइटिंग है। कनेक्टेड कार टेक है जिसमें 60 से ज्यादा फीचर्स हैं, मतलब फोन से एसी ऑन करना, गाड़ी लॉक अनलॉक करना वगैरह। और हाँ, आजकल की हॉट फेवरेट पैनोरामिक सनरूफ, वो भी बड़ी वाली। चलिए, सनरूफ भी है। और रोज की सहूलियत वाले फीचर्स, चार्जिंग वगैरह, वो भी हैं। वायरलेस फोन चार्जर दिया है। ड्राइवर सीट 8 तरीकों से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, नाइस। ड्राइविंग आसान बनाने के लिए हेड्स अप डिस्प्ले है जो स्पीड वगैरह विंडस्क्रीन पर दिखाता है। HUD। हाँ, पीछे बूट खोलने के लिए पावर्ड टेलगेट है, बटन दबाओ खुल जाए बंद हो जाए। वॉइस कमांड के लिए अलेक्सा ऑटो इंटीग्रेशन है। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया है। अच्छा, प्रीमियम फील के लिए। बिल्कुल। एयर प्यूरिफायर है PM 2.5 फिल्टर वाला। और एक बहुत काम की चीज, 60W के फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट्स। क्या बात है, 60 वॉट, मतलब लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा तेजी से। हाँ, आजकल गैजेट्स बहुत हैं तो फास्ट चार्जिंग जरूरी है। लगता है फीचर्स की लिस्ट बनाते वक्त क्रेटा और सेल्टोस को बराबर नजर में रखा था। बिल्कुल, कोई कमी नहीं छोड़ी है लगता है। इंजन पर आए, गाड़ी की जान तो इंजन में होती है। सबसे बड़ा सवाल कितना देती है और पावर कैसी है, क्या क्या ऑप्शन है। इंजन में मारुति ने यहाँ भी काफी वैरायटी दी है। 3 मेन पावर ट्रेन ऑप्शन है। पहला तो है इनका जाना पहचाना 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, K15C वाला। हाँ वही, 4 सिलेंडर K15C इंजन। ये करीब 102-103 bhp पावर और 137-140 Nm टॉर्क देता है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। ऑटोमेटिक में कुछ खास? हाँ, ऑटोमेटिक के साथ मारुति ने ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया है, जो इस सेगमेंट में बहुत रेयर है। अच्छा, AWD भी है। हाँ, ये तो बढ़िया है। हाँ, जिन्हें थोड़ी मुश्किल रास्तों पर जाना होता है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। दूसरा विकल्प, शायद सबसे ज्यादा चर्चा इसी की है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। बिल्कुल, दूसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। ये 3 सिलेंडर इंजन है, टोयोटा वाला। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करता है। इसमें ECVT गियरबॉक्स है। ECVT स्मूथ होगा काफी। हाँ, काफी स्मूथ। टोटल पावर करीब 116 हॉर्स पावर है, लेकिन इसका असली खेल तो माइलेज में है। कितना, क्या फिगर आया है? फिगर काफी इंप्रेसिव है। ARI सर्टिफाइड माइलेज 25.8 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो असल दुनिया में 28 किलोमीटर पर लीटर तक कह नहीं है। 25.8? अरे बाप रे, ये तो मतलब डीजल गाड़ियों को टक्कर दे रहा है पेट्रोल में। बिल्कुल, क्योंकि शहर में कम स्पीड पर ये काफी देर तक सिर्फ बैटरी पर इलेक्ट्रिक मोड में चल सकती है। पेट्रोल इंजन बंद रहता है। ये तो मतलब गेम चेंजर हो सकता है, खासकर आजकल पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए। सही बात है, यही इसका सबसे बड़ा USP हो सकता है। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, CNG। हाँ, जिनकी रनिंग बहुत ज्यादा है उनके लिए 1.5 लीटर पेट्रोल CNG का ऑप्शन भी है। ये CNG मोड में करीब 88-89 PS पावर और 121.5 Nm टॉर्क देता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअली मिलेगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक खास बात है, CNG टैंक्स जो हैं वो गाड़ी के फ्लोर के नीचे फिट किए गए हैं। अरे वाह, टाटा की तरह, मतलब बूट स्पेस पूरा मिलेगा। एग्जैक्टली, ये CNG गाड़ियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। बूट स्पेस लगभग पेट्रोल मॉडल जितना ही मिल जाता है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इंजन ऑप्शंस देखें तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। रेगुलर यूज के लिए माइल्ड हाइब्रिड, जबरदस्त माइलेज के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और मिनिमम रनिंग कॉस्ट के लिए CNG। इंजन के ऑप्शंस तो काफी सॉलिड लग रहे हैं, खासकर वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला। अब बात करते हैं सेफ्टी की। ये मारुति के लिए हमेशा से एक सवालिया निशान रहा है। विक्टोरियस में क्या खास है? सुना है ADAS भी आ गया।
हाँ, और सेफ्टी के मामले में ये मारुति के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। विक्टोरियस मारुति की पहली गाड़ी है जिसमें लेवल 2 एरास दिया गया है। लेवल 2? जी हाँ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स। इसमें सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे कई काम के फीचर्स हैं। लेवल 2 एडास, ये तो काफी एडवांस्ड है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सिस्टम हमारी भारतीय सड़कों पर, मतलब इतनी भीड़-भाड़, अचानक कोई सामने आ गया, उसमें सही से काम करेगा या बस गिमिक बन के रह जाएगा? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बेहतर हो रही है, लेकिन इंडियन कंडीशंस में एडास की इफेक्टिवनेस पर हमेशा डिबेट रहती है। हाईवे पर तो ये बहुत मददगार हो सकता है। हाँ, हाईवे पर तो ठीक है। लेकिन शहर के ट्रैफिक में हो सकता है कुछ फीचर्स जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव लगें। कंपनी कह रही है कि इसे इंडियन रोड्स के हिसाब से कैलिब्रेट किया है, पर असली टेस्ट तो यूजर्स ही करेंगे। फिर भी इसका होना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए, एडास तो है, पर गाड़ी की अपनी मजबूती, क्रैश टेस्ट रेटिंग, क्या भारत एनसीपी में टेस्ट हुई है ये? हाँ, और यहीं पर विक्टोरियस ने कमाल कर दिया है। इसे भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अरे वाह, 5 स्टार मारुति की गाड़ी को? जी हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेटिंग इसके सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सब 5 स्टार रेटेड हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। मतलब अब सेफ्टी को लेकर वो पुरानी बातें शायद बदलेंगी। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स क्या हैं जो हर मॉडल में मिलेंगे? यहाँ भी कंजूसी नहीं है। सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हैं, फ्रंट, साइड और कर्टेन। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड? हाँ, इसके अलावा ABS, EBD, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल। ESP भी स्टैंडर्ड? हाँ, ESP और हिल होल्ड कंट्रोल भी स्टैंडर्ड है। और बच्चों की सीट के लिए आइसोफिक्स माउंट्स, ये सब बेस मॉडल से ही मिलेगा। BN कैप के स्कोर भी काफ़ी अच्छे हैं। अडल्ट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.66 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 49 में से 43 पॉइंट्स। बॉडी शेल को भी स्टेबल बताया गया है, मतलब ढांचा भी मजबूत है। कमाल है। 6 एयरबैग, ESP, हिल होल्ड सब स्टैंडर्ड, ऊपर से 5 स्टार BN कैप रेटिंग और एडास का ऑप्शन। मतलब सेफ्टी के मामले में तो विक्टोरियस ने वाकई बहुत मजबूत दावा पेश किया है। बिल्कुल। अब देखना यह है कि ये सब मिलकर इसे मुकाबले में कहां खड़ा करते हैं। क्रीटा, सेल्टोस जैसे जो बादशाह बैठे हैं सेगमेंट के, उनके सामने राह आसान नहीं होगी। हमने एक ऑनलाइन फोरम पर एक क्रीटा मालिक की राय भी देखी थी। वो कुछ चिंताएं बता रहे थे। हाँ, वो फीडबैक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक असली यूजर का नजरिया है, वो भी एक कॉम्पिटिटर गाड़ी के मालिक का। उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए थे, जैसे उन्हें लगा कि विक्टोरियस के पिछली सीट का जो झुकाव है, बैकरेस्ट एंगल, वो थोड़ा सीधा है, ग्रैंड विटारा जैसा। उनकी क्रीटा में रिक्लाइन ज्यादा बेहतर है, जिससे लंबे सफर में आराम मिलता है। ये लॉन्ग जर्नी में मैटर करता है। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने स्पेक्स देखकर अंदाजा लगाया कि विक्टोरियस का जो 1.5L माइल्ड हाइब्रिड 680 है, वो शायद उनकी क्रीटा 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड IVT से पिकअप में थोड़ा कमजोर लगे। ये उनका अनुमान था। अच्छा, तीसरा पॉइंट था एडास को लेकर। उन्हें शायद जानकारी मिली कि एडास सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड ऑटोमेटिक में है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में नहीं। हालांकि कंपनी तो लेवल 2 एडास कह रही है, तो हो सकता है ये टॉप वेरिएंट्स में दोनों में हो या शायद सिर्फ पेट्रोलिटी में हो। इस पर क्लैरिटी चाहिए। एक और चिंता थी स्पेयर व्हील की। शायद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में बैटरी की वजह से स्टेपनी नहीं है, सिर्फ पंक्चर रिपेयर किट है। ओह, ये तो गड़बड़ हो सकती है लंबे रूट पर। हाँ, ये एक चिंता का विषय हो सकता है कई लोगों के लिए। सस्पेंशन भी उन्हें ग्रैंड विटारा जैसा थोड़ा कड़ा, मतलब फर्म साइड पर लगा, जो शायद हैंडलिंग तो अच्छी दे पर खराब सड़कों पर उतना आरामदायक न हो। और केबिन नॉइज? हाँ, केबिन इंसुलेशन उन्हें अपनी क्रीटा से थोड़ा कम लगा, मतलब बाहर का शोर शायद थोड़ा ज्यादा आता हो। तो ये पॉइंट्स तो सोचने वाले हैं। पिछली सीट का आराम, स्टेपनी का न होना, थोड़ा कड़ा सस्पेंशन, केबिन नॉइज, ये छोटी छोटी चीजें रोज के एक्सपीरियंस में बहुत फर्क डालती हैं, है ना? क्या ये कमियां विक्टोरियस पर भारी पड़ सकती हैं? देखिए, पॉइंट्स तो वैलिड हैं और एक खरीदार इन्हें जरूर कंसिडर करेगा। कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमें विक्टोरियस के मजबूत पक्ष भी देखने होंगे जो इन संभावित कमियों का जवाब दे सकते हैं। जैसे? सबसे बड़ा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का माइलेज 26-28 किलोमीटर पर लीटर। ये इतना बड़ा फैक्टर है कि कई लोग शायद थोड़ा कम रिक्लाइन एंगल या फर्म सस्पेंशन से समझौता कर लें। हाँ, ये बात तो है। पैसे बचेंगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट चल सकता है। दूसरा बड़ा पॉइंट, सेफ्टी। स्टैंडर्ड 6 एयरबैग,
और 5 स्टार भारत एनसी कैप रेटिंग। ये क्रेटा और सेल्टोस के मुकाबले, जिनकी ग्लोबल एनसी कैप रेटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। एडीएस का होना भी प्लस है। सेफ्टी वाकई एक बड़ा डिफरेंशिएटर बन सकता है। तीसरा पहलू है अरीना डीलरशिप। क्योंकि ये नेक्सा की जगह अरीना से बिक रही है, तो उम्मीद है कि इसकी कीमत ग्रैंड विटारा से थोड़ी कम होगी। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है। अनुमान है कि कीमतें 12.5 लाख से शुरू होकर 20.50 लाख एक्स शोरूम तक जा सकती हैं। अगर कीमत सही रखी तो ये फीचर्स, सेफ्टी और माइलेज का एक जबरदस्त पैकेज बन सकता है। कुल मिलाकर देखिए, मारुति सुजुकी विक्टोरस सिर्फ एक और एसयूवी नहीं है। ये काफी सोची समझी चाल लगती है। फीचर्स भरपूर हैं, सेफ्टी पर जोर है, 5 स्टार 6 एयरबैग, एडीएस, इंजन में वैरायटी है जिसमें वो कमाल का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी है, और ग्लोबल एम्बिशन भी है। अरीना की सबसे प्रीमियम गाड़ी है ये। हाँ बिल्कुल, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या विक्टोरिस अपने इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 5 स्टार सेफ्टी, एडैस और ग्लोबल प्लान के साथ मारुति के लिए सिर्फ एक नया प्रोडक्ट है, या ये मारुति सुजुकी की ब्रांड इमेज में एक बड़े शिफ्ट का इशारा है? क्या मतलब? मतलब क्या मारुति अब सिर्फ सस्ती, ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियों के टैग से आगे बढ़ना चाह रही है? क्या अब वो टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, प्रीमियमनेस पर भी उतना ही फोकस कर रही है, और वो भी अपने मास मार्केट अरीना नेटवर्क के जरिए? नेक्सा तो था ही प्रीमियम के लिए, पर अरीना से ऐसा प्रोडक्ट लाना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर ये सच है तो इसका असर मारुति की आने वाली दूसरी गाड़ियों पर, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी पर क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या ये एक नई मारुति की शुरुआत है? वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या ये मारुति 2.0 की शुरुआत है? इस गहरी पड़ताल के लिए धन्यवाद। पॉडकास्ट पर सुनते रहें।